So, our next topic is microbes in human welfare. Microbes in human welfare. So, 11.6, this topic is deleted animal husbandry. Okay, this topic is deleted. So, we also skip this part 11.6 animal husbandry. So, our next topic is the microbes in human welfare. So, biotechnology is the application of scientific and engineering principles for processing of material by biological agents to provide goods and services to human or for human welfare. तो बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है? एप्लीकेशन मतलब यूज करता है या अप्लाई करता है. क्या अप्लाई करता है? कि साइंस का और इंजीनियरिंग का नॉलेज जो है वो अप्लाई करता है साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग. तो साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल्स है उसका एप्लीकेशन करता है या अप्लाई करता है. किसके लिए? फॉर प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स. तो बायोलॉजिकल एजेंट्स जो है या बायोलॉजिकल जो कुछ भी मटेरियल है उसका प्रोसेसिंग करता है. साइंस और इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स अप्लाई करते हैं. बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई करता है साइंस और इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स बायोलॉजिकल एजेंट को प्रोसेस करने के लिए. तो प्रोसेस करके क्या करना है? तो प्रोसेस करके टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज. तो ह्यूमंस को उनसे कुछ प्रोडक्शन मिलेगा, कुछ गुड्स या सर्विसेज मिलेगी. इस वजह से साइंस एंड इंजीनियरिंग का यूज करके या उनके प्रिंसिपल को यूज करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए मतलब ह्यूमन के भले के लिए वो बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज किया जाता है. उनको प्रोसेस किया जाता है साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग के टेक्निक्स यूज करके. तो देर आर वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. आपको पता है अल्गी है, फंजा है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअन्स, नेमाटोड्स है. तो अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड वो अलग तरह के प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं. तो ये जो कंसेप्ट है कि microorganisms just not only to produce the disease in our body, but some microorganisms are beneficial for our body or to making certain products. So beneficial activities which are used for welfare of human in regard to food, health, industry, agriculture, medicine, biocontrol. तो सिर्फ डिजीज का ही हमने सोचना नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिर्फ डिजीज ही होते हैं. जैसे जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वैसे ही यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं. यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर हमको फूड बनाना है या उनका हेल्थ में कुछ फायदा उनका लेना है, इंडस्ट्रीज में उनसे कुछ बनाना है, एग्रीकल्चर में मेडिसिन बनाने में या बायो कंट्रोल एजेंट भी हम यूज कर सकते हैं. तो उनके लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मतलब क्या कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे फायदे के लिए कैसे यूज किए जाएंगे. Microbes in human welfare means how to use the microorganisms for human welfare या human benefit. So these organisms are used variously in food material, feed technology, industry, वेस्ट को यूटिलाइज करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. तो ये ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं या यूज किए जा सकते हैं. तो जैसे कि मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड. सो the organism is lactobacillus. We can use the lactobacillus to convert the milk into curd. Then we can produce beer, wine from the grain. So that is converted by yeast. That microorganism is yeast which converts the that material, grain material, so the carbohydrate of grain into the alcohol. So then in case of leather industry, in case of other cheese, butter, milk,
Then probiotic materials, certain materials can be produced with the help of microorganisms. In case of agriculture, to produce certain species of cotton and other crops, we can use the genome of microorganism. Then to enhance the production of crop, we can use microorganisms. Then to restrict certain insects in agriculture, so we can use the microorganism toxins to restrict such a insects in field or in agriculture. In industry, certain processes require microorganisms. In case of medicine, we can produce the vaccines, we can produce certain medicines, certain tablets with the help of microorganisms. So means there is benefit of microorganisms for human welfare. Okay, so which of the microorganisms, or which are they, which are these microorganisms which we use in our day to day life for benefit? So the development of biotechnology occurred in two phases. तो बायोटेक्नोलॉजी दो फेजेस में डेवलप हुई. तो पहला है ट्रेडिशनल फेज जो है वो, और दूसरा है मॉडर्न फेज. तो 1917 तक, टिल 1971, द फेज इज ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल मतलब जैसे चलते आ रहा है वैसे. जैसे कि मिल्क का कन्वर्जन कर्ड में किया, तो इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी है, पर हमको पता नहीं था. इन द सेंस हमने कुछ नाम नहीं दिया था. ये भी एक टेक्नोलॉजी या टेक्निक है कि मिल्क में जो फैट है वो कैसे यूज करना है, या फैट कैसे जमा करना है. तो मिल्क लिक्विड होता है, तो लिक्विड में फैट जो है वो इमल्सिफाइड होते हैं, या उनमें जमे होते हैं, या घुले होते हैं, डिजोल्व होते हैं. तो वो डिजोल्व फैट को अलग करना, और मिल्क में जो वाटर या पानी है उसको अलग करना, तो वो टेक्निक होती है बायोटेक्निक होती है, बायोलॉजिकल टेक्निक होती है वो. तो उस वक्त हमने कुछ नाम नहीं दिया था उसको, पर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमने वो टेक्निक्स जो है वो डेवलप की. 1970 के बाद में हमने वो टेक्निक्स डेवलप की बायोटेक्नोलॉजी की. इस वजह से वो जो पीरियड है वो मॉडर्न पीरियड है बायोटेक्नोलॉजी का, और उससे पहले जो पीरियड था वो ट्रेडिशनल पीरियड था बायोटेक्नोलॉजी के लिए. तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन फर्मेंटेशन प्रिंसिपल बाय यूजिंग फर्मेंटिंग बैक्टीरिया. तो फर्मेंटेशन वही है, मिल्क का कन्वर्जन कर्ड में करना, ये प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन. तो ये फर्मेंटेशन जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है. बैक्टीरिया प्रोसेस करता है प्रोडक्ट, जो सबस्ट्रेट है उसको, और प्रोडक्ट बनाता है. तो दीज वेयर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ इंडिजिनस फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स. तो ये जो कुछ टेक्निक्स थी, पुरानी ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी, वो उनका यूज करके फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते थे. जैसे कि देखेंगे हम कौन कौन से ऐसे फर्मेंटेड प्रोडक्ट है कि वो तैयार किए जा सकते हैं या करते थे हमारे लोग. तो डोसा, ढोकला, इडली, इन सब में एक कॉमन चीज क्या है कि ये थोड़े से खट्टे लगते हैं, है ना. इनका जो टेस्ट होता है थोड़ा सा सोअर टेस्ट होता है. मतलब सोअर टेस्ट मतलब कड़वाहट नहीं बोल रहा हूं मैं. मराठी में उसको बोलते हैं थोडे से आंबट आंबट लागतात हे. आमसूल किंवा आंबट लागतात डोसा, ढोकळा आणि इडली. तो ये जो इसका टेस्ट है वो टेस्ट क्यों है, क्योंकि फर्मेंटेशन और एसिड प्रोड्यूस होता है उनमें. तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं फर्मेंटेशन करके. इस वजह से उनको दही में भी वैसे ही है ना, दही भी वैसी लगती है कर्ड. तो वो फर्मेंटेड प्रोडक्ट होने के वजह से उनमें लैक्टिक एसिड तैयार होता है, और इनमें भी कुछ अलग तरह का एसिड तैयार होता होगा डोसा, इडली एंड ढोकला में फर्मेंटेशन होने के बाद. जो ग्रेन्स है उसको फर्मेंटेशन किया जाता है उसका. तो डोसा, इडली, ढोकला आर फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की एक्टिविटी के वजह से ही ये जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है वो तैयार होते हैं. दे आर फर्मेंटेड प्रिपरेशन ऑफ राइस एंड ब्लैक ग्राम. तो जो चावल है, राइस एंड ब्लैक ग्राम विथ एयरबॉर्न
ल्यूकोनोस्टॉक नाम का एक बैक्टीरिया होता है, या स्ट्रेप्टोकोकस। एयरबॉर्न मतलब एयर में होते हैं। हम क्या करते हैं, चावल और जो उड़द की दाल है वो भिगो के रखते हैं और उसको कवर करके नहीं रखते, ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं पानी में। तो वो जो है वो एयरबॉर्न बैक्टीरिया उसमें आते हैं। मतलब एयर में जो बैक्टीरिया रहते हैं, ल्यूकोनोस्टॉक नाम का बैक्टीरिया एंड स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया, आप गूगल इमेज पे सर्च कर सकते हो कि ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है वो कैसे दिखते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया इमेज आप ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये बैक्टीरिया जो राइस और ब्लैक ग्राम है उसको फर्मेंटेशन करते हैं उसका, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से वो फ्लफीनेस जो है, इडली और डोसा और ढोकला में फ्लफीनेस जो है वो आते हैं। ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन कॉजेज पफिंग ऑफ डफ। तो जो लिक्विड पार्ट होता है उसमें उसका पफिंग अप होता है फर्मेंटेशन करने के बाद। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसमें। स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज एंड ल्यूकोनोस्टॉक जो बैक्टीरिया है वो फर्मेंटेशन करता है उसका फूड प्रोडक्ट का। उसके बाद ये पहला प्रोडक्ट देखा। दूसरा प्रोडक्ट जो है वो माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो कुछ माइक्रोब्स है वो सोर्स ऑफ फूड, मतलब वो खाए जाते हैं। कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि वो खाए जाते हैं। सम माइक्रोब्स और देयर फ्रूटिंग बॉडीज आर डायरेक्टली यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उनकी बॉडी जो है वो एक तरह से सोर्स ऑफ फूड है, मतलब वो खाना है, उनसे न्यूट्रिशन मिलता है। दे आर रिच इन विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। तो वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या उनकी फ्रूटिंग बॉडीज वो विटामिन या प्रोटीन से रिच होते हैं, इन द सेंस उनमें होता है। वो टर्म को बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। एससीपी मतलब क्या, सिंगल सेल प्रोटीन। तो डिनोट डेड एंड ड्राइड cells of microbes like bacteria, algae, molds and yeast। तो जो algae है, molds है, yeast है या बैक्टीरिया है, वो मरने के बाद उनके जो सेल्स है वो ड्राई किए जाते हैं, सुखाए जाते हैं, और उनकी जो बॉडी है उनके बॉडी में प्रोटीन्स एंड विटामिन्स की मात्रा बहुत होती है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो वो सिंगल सेल प्रोटीन उसको बोलते हैं। तो कुछ मेडिसिन में ये एससीपी का यूज़ किया जाता है या सिंगल सेल प्रोटीन यूज़ किया जाता है। सम मशरूम्स एंड ट्रफल्स आर डायरेक्टली यूज एज अ फूड। तो कुछ मशरूम जो होते हैं, मशरूम आपको पता है, ट्रफल्स आप देखना क्या होते हैं, तो डायरेक्टली यूज एज अ फूड। तो वो डायरेक्टली उसकी सब्जी बनाते हैं मशरूम की, पता है आपको। तो दे बिलोंग टू हायर फंगाई। तो फंगस है मशरूम एंड ट्रफल्स। इसकी डायग्राम अगर देखोगे आप, इमेज देखोगे मशरूम और ट्रफल्स की, तो आपको समझेगा कि मशरूम कैसे दिखते हैं या ट्रफल्स कैसे दिखते हैं। तो ये फंगस ही होता है, बुरशी या फफूंदी उसको बोलते हैं हिंदी में। हायर फंगस का ये टाइप है। तो ये भी एज अ फूड सोर्स करके यूज किया जाता है। ये एक इसकी जो प्रोटीन बॉडीज है उसमें प्रोटीन्स होते हैं, इस वजह से मशरूम को खाया जाता है। मशरूम जो है उनमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो खाए जाते हैं। दे प्रोड्यूस लार्ज फ्लेशी फ्रूटिंग बॉडीज विच आर एडिएबल। तो ये मशरूम जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज होती है उनकी, और वो एडिएबल मतलब खाने लायक होते हैं। तो फ्रूटिंग बॉडीज आर शुगर फ्री, फैट फ्री, बट रिच इन प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड्स। तो खाने का क्या फ़ायदा है, मशरूम को खाने का ये फ़ायदा है कि वो शुगर फ्री है, फैट भी नहीं होता उसमें, प्रोटीन्स से भरा होता है, विटामिन्स ज़्यादा होते हैं, मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड्स उसमें ज़्यादा होते हैं। इस वजह से वो डायबिटीज़ या जो कुछ भी पेशेंट होते हैं उनको अगर मशरूम खिलाया जाए तो उनको फैट और शुगर से छुटकारा मिल सकता है। इन द सेंस शुगर और फैट वाला खाना उनको खाने के लिए प्रतिबंधित होता है, उनको खाने नहीं देते। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मशरूम खाया जाए तो उनको शुगर और फैट ये दोनों चीज़ें नहीं मिलेगी, या
उनको प्रतिबंधित किया है तो वो नहीं मिलेगी। तो इस वजह से प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स अमीनो एसिड का सोर्स है तो वो मिलेंगे। तो फूड इन फ्रूटिंग बॉडी इज लो कैलोरीज, तो उनकी कैलोरी भी कम होती है। सिर्फ प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है, प्रोटीन और विटामिन का, मिनरल्स का कंटेंट ज़्यादा होता है, पर फैट और कार्बोहाइड्रेट और जो शुगर है उसका कंटेंट कम होता है। तो जो लोग ओबेसिटी से परेशान है, मोटापा मोटापा जिन लोगों में होता है, तो वो लोग मशरूम का सेवन अगर किया जाए तो उनका मोटापा कम हो सकता है, क्योंकि उनको शुगर और फैट फ्री खाना मिलेगा। और ऐसा खाना प्लस उनका जो एक्सरसाइज है वो अगर करे तो उनका जो वेट है वो कंट्रोल में रहेगा। तो मशरूम खाने का ये फायदा है। और मशरूम एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, ओके, ये फंगस है। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हम डायरेक्टली खा सकते हैं, वो एज अ सोर्स ऑफ फूड, जैसे कि सिंगल सेल प्रोटीन और मशरूम ट्रफल्स। तो ये कुछ बैक्टीरिया, अलगी, मोल्ड, सील्स ऐसे हम सभी खा सकते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने लायक जो है वो खा सकते हैं हम, वो प्रोटीन का और विटामिन का अच्छा अच्छा सोर्स है। तो मशरूम भी दो प्रकार के होते हैं। तो एक जो होते हैं वो नॉन पॉइजनस मशरूम होते हैं। दो तरह के मशरूम है, एक नॉन पॉइजनस मशरूम होते हैं और दूसरे पॉइजनस मशरूम होते हैं। तो पॉइजनस मशरूम तो खाने लायक नहीं होंगे, और ये जो नॉन पॉइजनस मशरूम है ये खाने लायक होंगे। तो हम जो खाते हैं वो नॉन पॉइजनस मशरूम खाते हैं। तो इस तरह से जो सेकंड पॉइंट है कि माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ फूड मटेरियल, तो ये हमने देखा कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। तो पहला हमने देखा कि डोसा, ढोकला एंड इडली के लिए ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज का यूज किया जाता है। दूसरे में हमने देखा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली हम खा सकते हैं, वो एज अ सोर्स ऑफ विटामिन एंड प्रोटीन होते हैं। उनमें सिंगल सेल प्रोटीन होता है, तो जैसे कि बैक्टीरिया, अलगी, मोल्ड्स एंड यीस्ट होते हैं। तो उनमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि मशरूम और ट्रफल्स हम खा सकते हैं, उनमें प्रोटीन्स और विटामिन्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और जो पेशेंट है उनको अच्छा होता है मशरूम खाना। कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स है वो देखेंगे हम कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी कैन प्रोड्यूस द डेयरी प्रोडक्ट्स। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। वो अगर मिल्क में ऐड किया जाए तो क्या होगा, फर्मेंट द लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। तो मिल्क में जो है वो जो शुगर पाई जाती है उसका नाम है लैक्टोज शुगर, ओके। और ये जो लैक्टोज शुगर है इसका कन्वर्जन जो है वो होता है लैक्टिक एसिड में। इस वजह से दही जो है वो खट्टा लगता है, ओके। और इडली, डोसा, ये भी जो फूड मटेरियल है तो वो भी थोड़े से खट्टे लगते हैं। तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ओके, विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो हम थोड़ा सा अगर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाल दे उसमें, तो लैक्टोज शुगर जो मिल्क में प्रेजेंट होती है उसका कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में हो जाता है, तो वो दही जम जाता है। लैक्टिक एसिड जो तैयार होता है उसका क्या होता है, फिर लैक्टिक एसिड जो तैयार होता है वो कॉजेज कोएगुलेशन एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन केजिन। तो आगे क्या होगा, ये जो लैक्टिक एसिड है तैयार हुआ तो वो क्या करता है, वो मिल्क प्रोटीन जो होते हैं, मिल्क में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनका कन्वर्जन केसिन में करता है, जमा देता है। वो मिल्क में जो प्रोटीन्स होते हैं उनको वो कोएगुलेट करता है, इन द सेंस जमा देता है। मिल्क के प्रोटीन का कन्वर्जन वो कैसीन में करता है, सॉरी, वो कोएगुलेशन एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन केजिन। तो मिल्क प्रोटीन केजिन नाम का जो मिल्क प्रोटीन है उसको वो कोएगुलेट कर देता है। कोएगुलेशन करता है मतलब उसको जमा देता है वो, ओके। तो मिल्क चेंज इनटू कर्ड, तो मिल्क का कन्वर्जन किस में होता है, कर्ड में हो जाता है। मिल्क इज चेंज इनटू कर्ड, योगर्ट एंड चीज। तो
you can find out the difference between curd, yogurt and cheese. Find out and make note of it, that what is the difference between curd, yogurt and cheese. So the starter or inoculum used in preparation of milk products actually contains million of lactic acid bacteria. तो क्या करते हैं कि जो मिल्क होता है, मिल्क में थोड़ा सा दही या थोड़ा सा जो बटर है, मतलब ताक, वो डालते हैं। वो डालने से क्या होता है, छाछ बोलते हैं उसको। वो डालने से क्या होता है कि वो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन कर्ड or the butter, that converts the milk into uh, coagulation. It is milk is converted into curd due to the coagulation reaction. So what is the exact reaction? I told you earlier that lactose sugar which is present in milk with the help of lactic acid bacteria is converted into lactic acid, and that lactic acid is responsible for the coagulation of milk protein casein. So that's why the milk protein is coagulated and we can feel the clumps of that milk protein casein. So finally, means what is the reaction? Milk is converted into curd. So this is the complete reaction. Lactose sugar is converted into lactic acid, and lactic acid is responsible for milk protein casein, coagulation of that protein. So that clumps appeared when milk is converted into curd. So this is the reaction exactly. So curd, Indian curd is prepared by inoculating milk with the lactobacillus acidophilus. So the name of bacteria is lactobacillus acidophilus. Inoculation means सिर्फ डालना, मिल्क में ये बैक्टीरिया डाले जाते हैं और ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं कर्ड के जो नीचे वाला लिक्विड पोर्शन होता है उसमें पाए जाते हैं। तो वो कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में। इट ऑल्सो चेक्स ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो चेक करता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। इस वजह से कर्ड जो है वो खाना बहुत ही अच्छा होता है इंटेस्टाइन के लिए। इंटेस्टाइन के हेल्थ के लिए कर्ड खाना बहुत ही अच्छी बात होती है। ओके, सो सेकंड इज योगर्ट। इट इज प्रोड्यूस बाय कर्डलिंग मिल्क विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिक्टो। देखो फर्क आपको यहाँ पे ही समझ गया कि कर्ड जो है वो लैक्टोबैसिलस से बनता है और योगर्ट जो बनता है वो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस। तो स्पीसीज में फर्क है। जो बैक्टीरिया डाला जाता है मिल्क में पहला वाला वो लैक्टोबैसिलस स्पीसीज है, और देखो कौन सा है वो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ये जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया ऐसा कर्ड का मिल्क का कन्वर्जन कर्ड में अगर करना है तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया डाला जाता है, और अगर योगर्ट बनाना है तो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस डाला जाता है। बटर मिल्क जो है वो द एसिडो एसिड acidulated liquid left after churning of butter from curd is called as buttermilk. The acidulated liquid left, तो बटर मिल्क मैंने बताया आपको कि बटर मिल्क मतलब जो मराठी में बोलते हैं उसको ताक, तो वो किया जाता है बटर मिल्क तैयार। ओके, तो एसिडुलेटेड लिक्विड लेप, तो जो एसिड पार्ट या जो लिक्विड कर्ड के नीचे होता है वो चर्निंग ऑफ बटर फ्रॉम कर्ड, तो कर्ड में से निकाला जाता है उसको बटर मिल्क बोलते हैं। तो ये कुछ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स की जानकारी दी है यहाँ पे। ओके, तो चीज जो है वो देखेंगे हम कि मिल्क इज कोएगुलेटेड विथ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो मिल्क का कोएगुलेशन हमने देखा कि किससे होता है, कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से होता है। एंड कर्ड फॉर्म इज फिल्टर्ड टू सेपरेट द वे। तो हम क्या करते हैं कि कर्ड जो है उनमें से लिक्विड सेपरेट करते हैं। ओके, कर्ड फॉर्म इज फिल्टर्ड टू सेपरेट द वे। तो कर्ड जो है वो सेपरेट करते हैं, कर्ड में जो लिक्विड होता है वो सेपरेट किया जाता है। तो सॉलिड मास इज देन राइपन विथ ग्रोथ ऑफ मोल्ड दैट डेवलप्स फ्लेवर इन इट।
तो सॉलिड जो मास बचता है, जो क्लम्स है कर्ड में, लिक्विड पार्ट सेपरेट करने के बाद उसमें से कंप्लीटली पानी निकाला जाता है और उसमें कुछ मोल्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोल्ड नाम है उनका, तो वो डाले जाते हैं, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। Different varieties of cheese are known by their characteristic texture, flavor, taste, which are developed by different specific. तो स्पेसिफिक माइक्रो और जो फ्लेवर, टेस्ट, टेक्सचर जो आता है वो डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पेसिस होते हैं, वो डालने से उसमें चीज चीज और जो श्रीखंड है वो ऐसे ही तैयार करते हैं। तो द रोक्वे फोर्ट एंड Camembert cheese are ripened by blue-green molds Penicillium roqueforti and Penicillium camemberti respectively। तो देखो ये जो है कि दो स्पेसीज जो है वो ब्लू ग्रीन मोल्ड जो है पेनिसिलियम रोक्वेफोर्टी एंड पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, ये दो स्पेसीज जो है वो यूज किए जाते हैं चीज़ तैयार करने के लिए। स्पेसिफिक टाइप का चीज़ है रॉकवेफोर्ड एंड कैमेम्बर्टी। ये आप गूगल इमेज पे सर्च करना, ये चीज़ कैसे दिखता है या कैसे होता है, उसका टेस्ट वगैरह वो तो नहीं आएगा, पर आप सर्च कर सकते हो गूगल इमेज में। कुछ कुछ इमेजेस ऐसे देखा देखा करो, क्योंकि उनसे जानकारी मिलती है आपको, और जो ओरिजिनलिटी है वो मेंटेन होती है। मतलब आपको सिर्फ बुक में पढ़ना है, पेपर में लिखना है, इस वजह से मत पढ़ो, उसमें ओरिजिनलिटी या ओरिजिनल चीजें देखो गूगल इमेज पे, तो आपको अच्छे से उसको इलेबोरेशन आप होगा कंसेप्ट्स का। तो द लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर डेवलप्ड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय बैक्टीरियम नोन एज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमिनी। तो ये बैक्टीरिया जो है उनके वजह से फ्लॉपीनेस, मतलब जैसे ब्रेड होता है वो फूला हुआ होता है क्योंकि उनमें जगह होती है अंदर, उस तरह से फ्लॉपीनेस बोलते हैं उसको। तो ऐसे फ्लॉपीनेस आता है चीज में भी, वो बैक्टीरिया के वजह से, ये प्रोपियोनी बैक्टीरिया शर्मानी के वजह से फ्लॉपीनेस आता है। तो इडली, डोसा या जो ढोकला है उनमें भी फ्लॉपीनेस उसकी वजह से ही आता है।